हेलो एवरीवन। सो इससे पहले हमने बेसिक पेपर जो हमारा था उसके एमसीक्यूज देखे थे। अभी मैं स्टैंडर्ड जो पेपर है उसके एमसीक्यूज आपके सामने सॉल्व करूंगा। जिसका भी ये कोड था 30/S/1, वो आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। ओके, और पूरे सॉल्यूशन के लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी करके जल्दी दे दूंगा। ओके, तो अभी सिर्फ आप इसको मिला लीजिए कि आपने कितने एमसीक्यूज सही किए हैं। ओके, तो देखिए, एमसीक्यूज थोड़े से ट्रिकी थे, बट मतलब इतने टफ नहीं थे। बट आपका क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम था, पहले से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो कह सकते हैं कि हाँ। बट कुछ बहुत सिंपल से थे। तो जैसे ये क्वेश्चन था पहला, देखिए इसमें लिखा था, ये जो ग्राफ है ना, पॉलिनोमियल हमारा दे रखा है। ओके, पैराबोला ax² + bx + c, इसके लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पे होगी? तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपका कर्व डाउनवर्ड होता है तो ये आपका a <0 होता है, और अगर अपवर्ड आ गया तो a <0 होता है। तो दो कंडीशन आपकी बुक में लिखी हुई है ना, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन था वहां से, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता। ओके, नेक्स्ट, यहां पर लिखा हुआ था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करते हैं, हमेशा ना एक कोई प्राइम नंबर ले लिया करिए, अपने मन से सोच लिया करिए कोई एक प्राइम नंबर। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है। ओके, अब इसने बोला है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। तो जैसे ये प्राइम नंबर है एक, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। अब 4 के कितने फैक्टर होंगे पूछ रहा है, तो हमें पता है 4 2 की टेबल में भी आता है, 4 4 की टेबल में भी आता है, और 1 तो सबके फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, तो कितने फैक्टर बन गए? 1 2 3। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे, जैसे कोई नंबर है जैसे p है, ओके, उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो उसके फैक्टर क्या क्या होंगे? एक तो वो नंबर खुद होगा p, एक तो p स्क्वायर, देखो एक तो वो नंबर हो गया 2, एक उस नंबर का स्क्वायर, और एक 1 तो सबका होता ही है। तो इस तरीके से आपको एक हमेशा एग्जाम्पल मान लिया करिए जब भी आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसके 3 फैक्टर होंगे, टोटल नंबर फैक्टर में इसके 3 फैक्टर होंगे। ओके, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। साथ साथ आप समझते रहिएगा, जो बच्चे आगे एग्जाम देंगे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को अब मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो पेपर को बिल्कुल हल्के में ना लीजिए, जो बच्चे आगे पेपर देंगे अभी से अच्छे से अपनी तैयारी करिए। नेक्स्ट, थर्ड, इसमें क्या रखा है? नो सॉल्यूशन। के की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा? तो नो सॉल्यूशन कंडीशन आपको पता है, 3 कंडीशन हमने बोली थी। तो जो नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन पे मिलता है वो होता है आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, इनको कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि ये तो इक्वल नहीं था। तो अब a1 a2 b1 b2 क्या होंगे? तो देखिए, x से पहले कोफिशिएंट जो हमारा a1 है, ये तो k+1 हो गया। ओके, अब a2 क्या होगा? तो वो तो सेकंड इक्वेशन से आएगा। लेकिन सेकंड इक्वेशन आप देखिए बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं दे रखी है, तो उसको सिंप्लीफाई जरूर कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो पहले x वाला टर्म आता है, फिर y वाला टर्म आता है। अब y वाला टर्म अगर आप ध्यान से देखें तो वो इस साइड लिखा है, तो इसको जब इधर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, बिकॉज यहाँ साइन प्लस था। ठीक है, तो आपको इसको इधर लाना था। 8 अपनी जगह पे ही था, तो -8 इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू है a2 की? वो है आपकी 3। ओके, इक्वल टू b1 की बात करें तो b1 है आपका ये पार्ट 2 1 माइनस के। ओके, जो भी y से पहले होता है वो b1 होता है, और b2 यहाँ पे देखिए -4 है। और c1 और c2 की आपको जरूरत है नहीं, फिर भी अगर आप c1 की बात करते तो इसको पहले आप इधर लेके आते तो माइनस हो जाता, इक्वल में 0 आता, तो ये -15 होता। ओके, -15, और अपॉन में आ जाएगा -8। ओके, और ये नॉट इक्वल होता है, तो इसको तो आपने इक्वल रखना नहीं है, आप इनको कंपेयर करेंगे। तो x+1/3, 2 से यहाँ इसको कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के अपॉन -2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -2 यहाँ से जाएगा ऊपर, तो -2 यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई होगा x+1 से, और उधर 3 उधर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस के से। ब्रैकेट रखना बहुत जरूरी है, मैंने आपसे हमेशा कहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो -2x, यहाँ करेंगे तो 2 1 2 साइन माइनस का, यहाँ करेंगे तो 3 1 3, और इसको करेंगे तो -3k। के वाले को के पास लेके आएंगे, ये x लिख रहा हूँ मैं, के है एक्चुअली वो। ओके, ध्यान रखेंगे। तो आपका 2k -3k इधर आके +3k बनेगा, और ये -2 नंबर के पास जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो देखिए 3k में से 2k माइनस करेंगे तो आपका k बचेगा, साइन प्लस का बड़ा है, और 3 + 2 होता है 5। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5। ओके, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे x नहीं है k है, वो गलती से लिख दिया था मैंने, k की बात कर रहा था। तो k की किस वैल्यू के लिए आपके उसने बोला है नो सॉल्यूशन होंगे? तो 5 पर। ओके,
तो आपको इसका आंसर ये कर देना था। नाउ नेक्स्ट, इसमें कह रखा है सिक्स टर्म। अब हमको पता है सिक्स टर्म क्या होता है, ए प्लस 5d। ओके, ए क्या होता है, पहला वाला टर्म होता है। डी हमको निकालना पड़ेगा, डी इन दोनों को माइनस करके निकलेगा क्योंकि ये A1 है और ये A2 है। तो डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। अब A2 है √75 और A1 है √27। अब ऐसे तो माइनस हो नहीं पाएगा जब तक इसके रूट के नंबर सेम नहीं होंगे, तो इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब फैक्टर बना लीजिए। 75 क्या होता है हमारा, 3 से मैं कट कर देता हूँ, 5 से भी कट जाएगा, 3 से कट कर देते हैं। 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 5 5 जा और 5 1 जा। तो 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ जाएगा, और 3 का नहीं बना तो 3 अंदर रह गया। और 27 का तो आपको पता ही है, 27 होता है हमारा 3√3। आप पेयर जब बनाते हैं 27 के तो 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा होता है, 3 का पेयर बना, 3 रह गया। ओके, अब देखिए, अब ये आप समझ में आ जाएगा कि ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ √3 5√3 है और यहाँ 3√3 है, तो ये नंबर माइनस हो जाएंगे। 5 में से 3 गया 2 और √3 वैसे ही रहता है, तो ये डी आ गया। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब आप यहाँ रख दीजिए, और ए की वैल्यू भी अब आपने जो सॉल्व की थी √27, उसको आपने 3√3 बोला था, इसी फॉर्म में लाना, बिकॉज यहाँ √3 आ रहा है तभी ये सॉल्व होगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूट का नंबर सेम होना चाहिए। ओके, मल्टीप्लाई में आपका जैसे मल्टीप्लाई हो जाता है 6, लेकिन √2 √3 मल्टीप्लाई या मतलब ऐड नहीं होगा या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसके लिए आपको रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो बस अब रख देते हैं। ए की वैल्यू 3√3, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके बता दिया, प्लस 5, डी की वैल्यू है 2√3। अब देखिए 3√3 हमारा हो गया, प्लस 5 2 जा 10√3। ध्यान रहे आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब 10 और 3 हो गया 13, क्योंकि रूट का नंबर सेम है तो ऐड हो जाएगा। ओके, अब ऐसा कोई आंसर आपको वहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप समझ गए होगे क्या क्या किया है। अब ऐसा आंसर नहीं दिख रहा है, मतलब इन्होंने इस 13 को अंदर भेजा है, और हमको पता है ये बाहर कब आता है, जब पेयर बनते हैं तो अंदर जाएगा, तो अंदर ये 2 बार आएगा। ओके, बाहर आया तभी तो 1 बचा, अब अंदर फिर से 2 बन जाएगा। ओके, और एक 3 पहले से था, तो 13 का स्क्वायर आपका पता कितना होता है, 169। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 3 जा 27, 6 3 जा 18, प्लस 2 20, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, तो ये 507 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से इसको करना था। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ओके, आगे आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, टफ नहीं है। आपको बस क्या करना है, जो आगे बच्चे इसको करेंगे तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। ओके, लास्ट टाइम का वेट मत करिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको देखा एंगल 60 RPQ। ओके, और PQ की वैल्यू देखिए 7। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यहाँ पे QR, इसकी वैल्यू पूछिए। ओके, अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे देखिए ये साइड आपकी 7 है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, इसको P बोला है, इधर कहीं Q रख देते हैं, इधर कहीं R रख देते हैं। ओके, और एक एंगल यहाँ 60 दे रखा है। अब हमको पता है जब दो साइड अपोजिट साइड अगर बराबर आ गई है, क्योंकि हमें पता है आउटर पॉइंट से टेंजेंट बराबर थी, तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, आपने पढ़ा है आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में। तो अपोजिट साइड अगर बराबर है तो एंगल बराबर है, और अगर एंगल बराबर है तो साइड बराबर है। ओके, वाइस वर्सा होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, जब दो साइड बराबर है तो ये एंगल आपके बराबर हो जाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 60 + x इक्वल टू 180 ट्राइंगल की, इधर आके माइनस होगा तो ये रहेगा 120, x और x हो जाएगा आपका 2x, 2 से कट जाएगा 60, तो ये भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। अब ये तीनों एंगल अगर 60 है तो ये किस ट्राइंगल की बात कर रहा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये 7 है, ये 7 है, तो x भी कितना होगा 7 होगा, तो ऑप्शन में 7 आपको जो दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, रैना 1.5 मीटर टॉल एट एन स्टैंड। रैना कोई है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर टॉल, और उसकी शेडो जो बन रही है, जो कि जमीन पे बनेगी 1.8 मीटर। ओके, नाउ एट द सेम इंस्टेंट शेडो ऑफ अ पोल, अब एक पोल है उसकी शेडो है 9 मीटर, हाउ टॉल द पोल इज। ओके, तो पोल की हाइट बतानी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सिमिलर करना होता है पहले दोनों ट्राइंगल को। अब क्योंकि एमसीक्यू है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सिमिलैरिटी लग जाएगी। कैसे, इसका एंगल 90 है, इसका एंगल 90 है, और सेम टाइम पर जो एलिवेशन होता है वो इक्वल होता है। ओके, जैसे अगर मैं इस ट्राइंगल में ABC बोलूँ इसको, और इसको DEF कुछ भी नाम रख दीजिए, तो आपने एंगल C को एंगल F के बराबर बता दिया 90 है, और एंगल A जो है एंगल D के बराबर बता देंगे, बिकॉज सेम एलिवेशन है, क्योंकि सेम टाइम पे एलिवेशन सेम होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेम टाइम लिखे जब भी, तो सेम
एलिवेशन की बात करते हैं तो बाई एंगल एंगल एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, बाई एंगल एंगल, इससे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से? जो ABC है सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF के, और जब सिमिलर हो गया तो सभी साइड्स का हम रेशियो ले सकते हैं और सारे एंगल बराबर बता सकते हैं। तो जो साइड चाहिए वही लेंगे, 1.5 डिवाइड बाई x, ये इससे कंपेयर हो रही है, और 1.8 जो है वो कंपेयर हो रही है 9 से। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 के पास 9 जाएगा, और 1.8 के पास x चला गया, मतलब ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 1.5 इंटू 9 अपॉन 1.8, पॉइंट सेम प्लेस पे कट जाएगा, 9 से 18 कट गया 2 टाइम्स, 15 अपॉन 2 आया। 15 अपॉन 2 हमें पता है 15 जो है किसका आधा होता है? 7.5। ओके, तो 15 मतलब 15 को हाफ करें तो 7.5 मिल जाएगा, तो आंसर हो गया 7.5। ओके, तो जस्ट आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ये बार बार आता रहता है पेपर में। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। 7 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 10, 11, 12 अप टू 30 आर केप्ट इन अ बॉक्स। रोहित ड्रॉ अ कार्ड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। ओके, अब 4 के मल्टीपल होते हैं हमारे 4, 8 ऐसे करके, बट हमें पता है हमें कार्ड है 10 से 30 तक, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। इसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा तो 12, 16, फिर 20, 24 एंड 28। 5 की बात करें तो 5 के होता है 5 1 5, 5 2 10, तो 10 तो है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है। ओके, बिटवीन बोलते तो 10 नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 से 30 तक दिया है, तो 10, 15, 20, 25 एंड 30 ऑल्सो कंसिडर्ड। ओके, नाउ अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी थी, और का जब भी क्वेश्चन आता है ना तो ऐड करते हैं। अब यहाँ पे है कितने नंबर? इसके पास 5 है, इसके पास 5 है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक नंबर कॉमन है। जब भी कॉमन नंबर आता है ना तो उसको एक ही बार कंसीडर करते हैं, ध्यान रखें। ओके, ये बात ध्यान रखनी है आपने डायरेक्टली। तो बिना के कंफ्यूजन के आप कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कॉमन वाला 9, तो टोटल कितने हो गए? 9। ओके, जो हमें फेवरेबल चाहिए, और अपॉन में आता है टोटल। तो इधर करेंगे तो 10 से 30 के बीच में तो आपके कितने नंबर है, तो आप क्या करेंगे? 30 माइनस 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 20। बट होता क्या है जब आप ऐसे काउंट करते हैं ना, जब ये दोनों, देखिए 10 से 30 के बीच में आपके कितने नंबर होते हैं टोटल, तो आप 30 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 20। बट आपको ध्यान रखना है कि ये 20 नहीं होता है, इसमें +1 करना होता है अगर आपके दोनों नंबर इंक्लूड हो रहे हो। ठीक है, तो टोटल नंबर होगा 21, तो 9/21 आ गया, और 9/21 कहाँ है? तो वो आपका यहाँ पे है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो आपका आंसर नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखिए, एम इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ओके, ये जैसे वाई एक्सिस है यहाँ पे, एम कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पे, ठीक है, जो कि है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 4 यूनिट दूरी पे है। अब ये ऊपर है नीचे, मैंने नीचे पहले क्यों बनाया अभी समझ में आ जाएगा। ओके, इसमें क्या रखा है? इट लाइज बिलो, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है बिलो द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस जो है हमारा यहाँ होता है, बिलो नीचे की तरफ होगा। तो याद रखेंगे 4 यूनिट का मतलब है यहाँ पर 4 आएगा, वाई के प्लेस पे 4 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि हमें पता है नीचे जा रहा है, और नीचे पॉइंट हमारे माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 -4। ओके, और वाई एक्सिस पे जो एक्स की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, ये सब हम बातें कर चुके हैं। और दूसरा पॉइंट दे रखा है क्यू, जो कि है 5,1, तो एक्स की वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू है 1, तो वो जाके यहाँ कहीं मिलेगा, 5,1 यहाँ होगा, ये पॉइंट क्यू हो गया। आपको पूछा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ओके, द डिस्टेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम क्यू, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। देखिए, अब जब आप इसकी डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों की, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, रूट बना के। ओके, यहाँ पे ट्रिक्स थोड़ा सा आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके सारे एमसीक्यू सही हो जाएंगे। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे चाहे तो x1 y1 कर लीजिए, इसको x2 y2 कर लीजिए, या उधर से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, इधर 1 माइनस, अब y1 फिर से माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। ओके, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ समझाने के लिए, ऊपर रूट चल रहा है, 5 का स्क्वायर 25, इधर भी 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करेंगे तो रूट का 50 आ जाएगा। अब इन्होंने इसको रूट का 50 रहने दिया है, तो ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। 9, एक्स की वैल्यू दे रखी है p कॉस क्यूब एल्फा, और y की दे रखी है q साइन क्यूब एल्फा, इसकी फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू जो लिखी है वो लिख देते हैं p कॉस क्यूब एल्फा अपॉन p,
और बाहर जो हमारा 2/3 है, प्लस y की वैल्यू लिखी है क्यू साइन क्यूब अल्फा अपॉन क्यू, और जो पावर लिखी है आपकी 2/3 लिखी है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है जब पावर की बात आती है, पावर की, तो ये पावर अंदर जाके पावर से ही डील करेगा। तो p cos 3 इंटू 2/3 जब हम करेंगे अल्फा, बिकॉज ये तो एंगल है, और नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा, ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे हमारा क्यूब आएगा। लेकिन आप पहले इसको कट कर देना, ठीक है, क्योंकि अंदर है ना, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा यहीं पे, तो हम इसको पहले ही कट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है। ऐसे क्यू को भी हम पहले कट कर देते हैं। अब बीच में प्लस था, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। नाउ इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पे आपका 3, ओके। नाउ प्लस यहाँ साइन था, क्यूब था, अब ये बाहर की पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे भी आपका अल्फा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमको पता है जब एंगल सेम है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा 1, ओके। इस तरीके से इसको करना था। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे कह रखा है कि ए बी बी सी सी ए है हमारा, बेसिकली हमें वैल्यू निकालनी है बी सी की, ओके। मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। अब ए बी कितना दिया है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 12, ए वाई 8, सी वाई ये आपको देखा 6, लेंथ निकालनी है बी सी की। अब देखिए हमको पता है आउटर पॉइंट से टेंजेंट बराबर होती है, तो अगर ये 8 है तो ये हिस्सा भी 8 ही होगा, और पूरा 12 था, इतना 8 है, तो ये कितना बचा, 4 बचा, माइनस करने पे आ गया ना, तो बी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 8 4। अगर ये 4 आया तो ये भी 4 है, क्योंकि आउटर पॉइंट से टेंजेंट बराबर होती है, तो बी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ओके, क्योंकि आउटर पॉइंट से टेंजेंट बराबर है, तो जेड सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 6। हमको निकालनी थी बी सी की वैल्यू। अब बी सी इन दोनों से मिलकर बन रहा है टोटल, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10, तो इसका आंसर हो गया 10, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। देखिए 11 क्वेश्चन है सम वाला, और ये कई बार कहा गया है स्टैंडर्ड में, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो सम दिया हुआ है एस एन 2n स्क्वायर प्लस 5n, और कुछ पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं। आप पहले यहाँ पे S1 निकालेंगे, देखिए D निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो D तो तब निकलेगा जब A2 में से A1 को माइनस करेंगे, तो S1 की वैल्यू क्या होगी, जब n में 1 रख देंगे, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, 2 का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 प्लस 5 ये हो जाएगा 7, तो S1 की वैल्यू हो गई 7। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो हमेशा बताया अपने वीडियोस में पुराने, कि S1 ही आपका A1 होता है, ओके। ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना था। लेकिन जब हम S2 कैलकुलेट करेंगे, तो जब n के यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये जगह 2 का स्क्वायर 4, 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 18 आ गया। अब S2 को हम A2 नहीं बोलते हैं, क्योंकि S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म, मतलब A1 प्लस A2, और S1 को 1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक टर्म का कोई सम क्या होता है, वही S1 होता है, वही A1 होता है, ओके। यही बात बस आपको समझनी थी। यहाँ से आप A2 निकाल लेंगे, तो S2 के लिए 18, A1 आपका S1 ही था, तो 7, इधर जगह माइनस होगा, तो 18 में से 7 का कितना आ गया, 11 आ गया, A2 की वैल्यू भी आ गई। अब हमें जब दोनों मिल गया तो D निकल जाएगा, तो D निकालने का फॉर्मूला हमारे पास था A2 माइनस A1, 11 माइनस, अब यहाँ पे 7 रख लीजिए, तो 11 7 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया, तो आपका आंसर हो गया 4, ओके। आई होप ये क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। आप बुक में भी देख सकते हैं, आपके पास है वहां पे। नेक्स्ट, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, okay, is equal to that perimeter of semicircular disk, both having equal radius, find the radius, okay। now यहाँ पे एक क्वेश्चन है सिंपल, एक सर्कल है और एक सेमी सर्कुलर डिस्क है। अब जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है एरिया का, जिसको हम बोलते हैं, हमें पता है सर इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ओके, वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। अब पेरीमीटर क्या होता है, सेमी सर्कल का अगर हम बात करते हैं, पेरीमीटर होता है हमारा पाई आर, ओके, तो पाई आर। लेकिन जब डिस्क की बात आती है तो डायमीटर उसमें ऐड होता है, तो पाई आर में डी ऐड होगा, ओके, और डी को हम बोलते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो मैं इसको रेडियस के फॉर्म में लिख देता हूँ, ओके। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब इन्होंने रेडियस की वैल्यू पूछी है, तो हम अभी इसको करते हैं। यहाँ पे कॉमन हो जाएगा आर, अंदर बचा पाई प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे पाई बचा और यहाँ पे 2 बचा। अब एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा पाई आर, क्योंकि एक आर बचा है, अभी स्क्वायर था, यहाँ बचा पाई प्लस 2। हमें आर की वैल्यू निकालनी थी, तो आर को यही रहने देंगे, ये मल्टीप्लाई का पाई नीचे चला जाएगा डिवाइड में,
तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा आंसर ऐसा है, तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, डिस्क आ जाए या प्रोटेक्टर क्वेश्चन में आ जाए, जब भी आपको डिस्क इस फॉर्म में बोले ना, तो आपको हमेशा डी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आपको डायरेक्टली सेमी सर्कल का ही बोलते हैं, ये इसी का पार्ट है, तब आप उसको सिर्फ पाई आर बोलते हैं। ओके, जब ऑलरेडी हाफ पार्ट दे तो आपको डी ऐड करना पड़ता है पेरीमीटर में। ओके, नाउ टू डाइस का केस जो आता ही रहता है अक्सर, केस आपको कार्ड डाइस कॉइन पढ़ के जाने होते हैं, तो टू डाइस के 36 केस बनते हैं, ये हम डायरेक्टली बात करेंगे। अब इसने बोला है कि टॉप को नोट कर रहे हैं, जो टॉप पे आ रहा है, प्रोडक्ट होना चाहिए लेस देन 6। अब डायरेक्टली आपको मैं सारे केस नहीं बता रहा हूँ, आपने देख रखे हैं। देखिए, आपको मिलता है 1 1, तो 1 और 1 का प्रोडक्ट 1 1 सा 1 ही होता है ना, तो सही है। लेस चाहिए ना, 1 2, 1 2 ज़ा 2, 1 3, 1 3 ज़ा 3, 1 4, 1 4 ज़ा 4, 1 5, 1 5 ज़ा 5, 1 6, तो 1 6 ज़ा 6 होता है, बट लेस चाहिए। अगर इक्वल बोलता तो ले लेते, बट ये नहीं चलेगा। फिर 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर से आपका 6 आ गया, नहीं चाहिए। 3 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, इसमें भी नहीं चाहिए। 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा 8, नहीं चाहिए। फिर 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा 10, नहीं। 6 1 ज़ा में 6 आ जाता है, बोलेंगे नहीं। तो इतने केस बन रहे हैं। ओके, जो लेस देन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे 10 केस बन रहे हैं, और अपॉन में टोटल 36 होते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 5 ज़ा, और ये 2 18 ज़ा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, टेन अल्फा और टेन बीटा का रेशियो पूछा है। जब आर एस और एस क्यू को 1:2 दिया है, तो आर एस 1:2, जब रेशियो में दिया हो तो आप इसके साथ कोई फैक्टर मान लेते हैं। जैसे आर एस की वैल्यू को आप बोलेंगे 1 के फैक्टर बोले तो 1x, और एस क्यू की वैल्यू 2 से 2 के रेशियो में तो ये 2x हो जाएगी, तो इसको हम बोल देंगे 1x, ये हो जाएगा 2x। ओके, रेशियो के साथ हमेशा एक वेरिएबल दिखा देते हैं। अब 10 की जो वैल्यूज होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग होती है, तो परपेंडिकुलर अल्फा से देखेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ सामने होगा, तो आप इसको कोई वेरिएबल मान लो, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने ए मान लिया, ओके, क्योंकि यूज होगा, आप ऐसे कुछ मान लेना, ए मान लेना, वाई मान लेना। तो जब 10 अल्फा निकालेंगे तो 10 अल्फा कितना आएगा, परपेंडिकुलर ए माना है अपॉन बेस 1x। ओके, नेक्स्ट 10 बीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर वही ए हो गया, लेकिन इस बार ये पूरा पार्ट है, क्योंकि जब आप इसको कंसिडर करेंगे तो राइट एंगल यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू, तो 1x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा 3x। ओके, ये 3x हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, मैं यही डिवाइड कर देता हूँ, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमको पता है ये वैल्यू यहाँ जाती है और ये वैल्यू यहाँ जाती है, तो ए के पास 3x चला जाएगा। डायरेक्ट नहीं काट रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ए से ए कट गया, एक्स से एक्स कट गया, 3/1 आया, और 3/1 को आप 3 ही बोलते हैं, तो ऑप्शन में आप देखेंगे 3 कहाँ है, ये है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए 15 पे आते हैं। 15 है आपका पैरेललोग्राम। अगेन पैरेललोग्राम की बात आ गई है, और पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं ए और अगली सी दे दी है। अब देखिए, लाइन में कुछ ना कुछ होगा, तभी इन्होंने ए के बाद बी नहीं दिया, सी दिया है, तो इन्होंने लिखा है अपोजिट वर्टिस। अपोजिट वाली ये होती है, ये होती है एडजेसेंट, तो आपको ए और सी को ध्यान रखना है अपोजिट। आप इधर भी बना सकते थे, लेकिन अपोजिट रखना है। ओके, अब ए के जो पॉइंट है वो है आपके -4,5, सी के जो पॉइंट है वो है आपके 8,2। ओके, और जो पी है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसने बोला है ना डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, कहीं पे पी पे, उसके पॉइंट है ए कॉमा बी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया बहुत बार, और आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे भी, जैसे भी, कि जहाँ पे भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो पैरेललोग्राम जो है इसकी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मिड पॉइंट लगता है, जैसे ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये पॉइंट होता है x और y। तो यहाँ दूसरे ये वाले दिए नहीं है, क्वेश्चन में आपको रिलेशन बताना है ए और बी में, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो जब आप मिड पॉइंट लगाते हैं तो ए जो x होता है वो होता है x1 प्लस x2/2। अब x की यहाँ पे कौन है, a है, तो a बराबर x1 है -4, x2 है 8/2, 8 में से 4 गया तो बचा 4/2, कट के आया 2, a की वैल्यू 2 आ गई। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी वाली वैल्यू की, तो वो हमारा y के अकॉर्डिंग होता है फॉर्मूला y1 प्लस y2/2। y है आपका b, y1 कितना है, वो है 5, y2 है 2/2, तो 5 + 2 होता है 7/2, काटोगे तो 3.5 आएगा। अब क्वेश्चन में ये रिलेशन की बात कर रहा है। देखिए वैल्यूज तो आ गई हैं, लेकिन आपका जब तक पूरा नहीं होगा एमसीक्यू में नंबर नहीं मिलता है, तो हमें यहाँ पे रिलेशन ढूंढना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए ए जो है वो छोटा है और बी है बड़ा, तो जो ए है बी में कितना जोड़े कि हमारा ये वैल्यू मिलेगा, मतलब बी की वैल्यू, सॉरी,
बी की वैल्यू कैसे आएगी, ए में कितना जोड़ दें, ठीक है। तो हमें पता है कि ए की वैल्यू थी 2, हमें बनाना है 3.5, तो हम कितना जोड़ेंगे, 1.5 जोड़ेंगे ना। तो ए में 1.5 जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि बस इस 3.5 में से 2 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 1.5। ओके, तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड वाला, ठीक है। तो बी की वैल्यू मिल रही है ए में 1.5 जोड़ने पे, ए जो कि 2 था, 2 में 1.5 जोड़ोगे तो बी की वैल्यू 3.5 आ जाएगी ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आपके इस बार जो पेपर होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो आप बुक पर ही डिपेंड मत रहिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाइए, चीज़ें वहीं की होंगी, लेकिन आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वैल्यूज आपको कुछ ना कुछ घुमा के मिलेंगी, लॉजिक्स लगाने के लिए मिलेंगे। तो पेपर में अगर अच्छे नंबर चाहिए तो आपको लॉजिक्स मतलब थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मत सोचिए, हम ये कहते हैं कि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट उठाइए, बाकी सब चीज़ आपको मिलेंगी। ओके, और प्रैक्टिस करिए लगातार। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कल का सॉरी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोल रहे हैं ना, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका 4 इंटू साइड, 4a बोल देते हैं, इज इक्वल टू द सर्कल, सर्कल का होता है 2 पाई आर। ओके, उनके एरियाज का रेशियो चाहिए। अब एरियाज का रेशियो पहले यहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं, 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, ए की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई से चला जाएगा πr/2। ओके, अभी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ पाई की, बाद में रखेंगे, ठीक है। कुछ कैंसिल होगा तो कट कर देंगे। तो अब क्या करना है, दोनों के एरियाज का रेशियो चाहिए। सर स्क्वायर पहले लिखा है तो पहले स्क्वायर लिखना, ध्यान रखना जो पहले होता है उसका पहले। तो स्क्वायर का एरिया होता है आपका ए स्क्वायर और सर्कल का एरिया होता है πr²। ओके, नाउ ए की वैल्यू अभी हमने कन्वर्ट कर दी है πr/2 में, तो मैंने यहाँ रख दिया, लेकिन इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया, और नीचे चल रहा है πr²। अब देखिए यहाँ पाई का स्क्वायर हो रहा है तो पाई स्क्वायर, इंटू आर का भी स्क्वायर हो तो आर स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, और नीचे है πr²। ओके, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। ओके, अब आपको बताइए इधर जाएगा इधर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऊपर बचेगा पाई सिर्फ, और अपॉन में बचेगा आपका यहाँ पे 4। ओके, तो फाइनली π/4 आपका बचेगा, लेकिन ऐसा कोई आंसर आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रख लेंगे, तो पाई की वैल्यू होती है 22.7 अपॉन में, जब भी ऊपर वाला अपॉन हो तो नीचे इसके 1 लिख देते हैं। ओके, और नीचे वाला अपॉन हो तो वो ऊपर चला जाता है डायरेक्टली। तो ये छोटी छोटी बातें जो अक्सर पता होनी चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए ये 22 के पास चला गया और 4 7 के पास चला गया, तो 7 4 28, काटेंगे 2 1 2 1 2 1 2 4, तो 11:14 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और जो नए बच्चे देख रहे हैं इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ काइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें बतानी है 50 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, ये इसकी बात कर रहा है, जो काइट है वो 50 मीटर अबव द ग्राउंड है, एलिवेशन आपको 60 दे रखा है, स्ट्रिंग यहाँ से होती है, ओके, जहाँ से वो धागा बंधा हुआ है काइट के लिए, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस, रेशियो होता है साइन का, एंगल है 60, तो 50/x, साइन 60 आपका होता है √3/2। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, एक्स उधर गया, 50 के पास वहाँ 2 चला गया और √3 नीचे आ गया डिवाइड में, तो 100/√3 आ गया। ओके, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा ही है। थोड़ा भी अगर आपने वैल्यूज थोड़ा इधर उधर कर दी ना तो आपको जो गलत वाला ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से रखने वाली चीज़ है। 18वां क्वेश्चन आ गया। देखिए जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ना तो आपके लॉजिक्स खुल रहे होंगे जो बच्चे देख रहे हैं। ओके, आगे तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्टैंडर्ड का पेपर ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन पूछते रहिए, मुझसे पूछिए, जहाँ भी आप पढ़ते हैं जिससे भी पढ़ते हैं आप उसको पूछिए, ठीक है। जितना सोचेंगे पूछेंगे सही है, अभी डाउट्स क्लियर हो जाए तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मुझे भी कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, नाउ ये क्वेश्चन है, देयर इज अ स्क्वायर लॉन्ग इन साइड द सर्कुलर पार्क, साइड दे रखी है 8, ओके, रेडियस दे रखा है आपको 20, ये सर्कल का रेडियस है। ओके, जोसेफ वांट्स टू प्लांट द सैपलिंग इन द पार्क, ये पार्क जो है हमारा, इसमें जोसेफ जो है सैपलिंग लगाना चाहता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ही कैन प्लांट द आउटसाइड ऑफ द लॉन, अब ये लॉन वाला पार्ट है इसके आउटसाइड लगाना है। आउटसाइड एरिया में कैसे लगेगा, जब सर्कल में से स्क्वायर को माइनस कर देगा, तो सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देगा, और अपॉन में टोटल, टोटल तो सर्कल ही है, ठीक है। ये बात समझते होंगे आप, ये वाले एरिया में कैसा लगेगा, जब पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा, और नीचे हमेशा टोटल आता है।
अब इनके एरियाज यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यूज़ कर लेते हैं। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर अपॉन टोटल आपका पाई आर स्क्वायर। ओके, वैल्यूज रख देते हैं। इन्होंने पाई को देखे कहीं भी सॉल्व नहीं किया, तो पाई को पाई ही रहने देंगे। तो पाई आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, रेडियस 20, उसका स्क्वायर हो रहा है। ए कितना है 8, जो कि साइड 8 थी, अपॉन पाई यहाँ पे 20। अब देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400 पाई, 8 का स्क्वायर था 64 और नीचे फिर से 400 पाई। अब डायरेक्ट आपको कहाँ दिख रहा है, ये डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, ये हो जाएगा 18वां। अब बचते हैं आपके दो क्वेश्चन जो कि है असर्शन रीजन, इनको भी देख लीजिए जल्दी जल्दी, फिर आपका ये एमसीक्यू का पार्ट हो जाएगा। ओके, और यही चीज़ें पता है बड़े क्वेश्चंस में फिर आपको यही लॉजिक लगाने होता है, वहाँ पे आपके स्टेप्स बाय मार्किंग मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन गिवन टॉय आपको दे रखा है सेम रेडियस के हैं दोनों, और सिलेंडर का रेडियस दे रखा 3, हाइट दे रखी है 7, वॉल्यूम बता रखा है इतना होगा। चेक कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जब आपकी बात आती है तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे हम। इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सिलेंडर का आपका ये हो गया और हेमिस्फेयर का ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे वॉल्यूम। अब कॉमन ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर, इसके पास भी है इसके पास भी कम से कम है ही, तो एच प्लस 2/3 रह गया था और एक आर भी रह गया। ओके, पाई की वैल्यू देखिए यहाँ भी नहीं रखी है, तो पाई को पाई रहने देंगे। आर कितना है 3 है, एच कितना है 7 है, आर कितना है 3 है, 3 से 3 कटा, 7 + 2 होता है 9। ओके, 3 का स्क्वायर भी होता है आपका 9 और बाहर है पाई। अब 9 × 9 होता है 81 पाई, और देखिए सेंटीमीटर क्यूब, मतलब बिल्कुल सही है, वही आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन पे आते हैं, रीजन में क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड इज द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड, बिल्कुल सही है, वही तो हमने किया, इन दोनों के सम करके तो निकाला, तो रीजन भी सही है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, असर्शन दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, तो रियल रूट की कंडीशन होती है b² - 4ac, हमने बात करी है, ये अगर आपका 0 से बड़ा आ जाता है तो रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो चेक कर लेते हैं, a हो गया 1, b हो गया 4 और c हो गया ये, तो 4 का स्क्वायर - 4ac, 16 16 -4 5 = 20। यहाँ सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा, और -4 हमें पता है कि ये छोटा होता है 0 से। ओके, अब ये छोटा है 0 से, तो यहाँ पर तो नो रियल रूट आएंगे, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई। अब दूसरा, अगर ये गलत हो गया तो कॉमन सी बात है दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा, रीजन वाला। तो इसमें क्या रखा है, हैज रियल रूट्स, अभी हमने बताया था कब होता है रियल रूट्स की कंडीशन, b² - 4ac > 0। अब रियल में आपके दो चीज़ें डिफाइन होती हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड इक्वल, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे कंसीडर कर लिया उसने। ओके, तो सिर्फ रियल वर्ड आया ना, तो दोनों लिए, तो रीजन बिल्कुल सही है। ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेगा तो सिर्फ ये आएगा ऊपर वाला साइन, और रियल एंड इक्वल बोलेगा तो इक्वल वाला आएगा। हमने सारी बातें करी है, यहाँ सिर्फ रियल था तो दोनों में मिलता है, तो रीजन बिल्कुल सही है, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये थे आपके ऑप्शन, आप इनको मिला लीजिए, और अगर किसी के अपने कोई पेपर हैं तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी नए बच्चे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे पेपर जो इम्पोर्टेंट पेपर हैं उसको लिए। ओके, तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है मैं उनको सॉल्व करूंगा, बाकी चैप्टर वाइज भी आपको कराऊंगा, और फिर हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।